तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका टाइटल है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। तो इनसे पहले हमने एक अलग थियरीज के बारे में स्टडी किया था, जिसका टाइटल कुछ एक हद तक इनसे मिलता जुलता था। उस टॉपिक का टाइटल था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। वो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये दोनों बातें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ इजी से या फिर यूँ कहिए आसानी से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं। जिन टर्मिनल्स में से कोई एक टर्मिनल कि जिसके अंदर दिया जाने वाला इनपुट अगर आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलता है तो आप उस इनपुट टर्मिनल को क्या बोलेंगे? इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे। अगर किसी दूसरे टर्मिनल के अंदर कि जिसके अंदर आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं और उस इनपुट की वजह से जो आपको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट अगर कोई भी फेज शिफ्ट के बजाय मिलता है, मतलब कि 0 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलता है, तो आप ऐसे इनपुट टर्मिनल को बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में या फिर यूं कहिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर में ये जो दो अलग अलग टाइप्स के इनपुट टर्मिनल होते हैं और उसकी कंपैरिजन में जो आपको आउटपुट मिलता है उसी के ऊपर ये दोनों थियरीज डिपेंडेंट है। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होने की वजह से ये असल में ऑपरेशन तो करता है, और ऑपरेशन कौन से है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सभी अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो यहाँ पे ओपेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बेसिक सी टर्म है वो बेसिक सी टर्म क्या है कि ये एम्पलीफिकेशन का काम कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को या फिर यूँ कहिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर को एक लीनियर एम्पलीफायर की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे किसी एक टर्मिनल में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी एसी सिग्नल प्रोवाइड करना चाहते हैं और उस एसी सिग्नल का आप यहाँ पे आउटपुट के टर्मिनल के पास एम्पलीफिकेशन चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन के लिए भी आप यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि वो एक लीनियरली एम्पलीफायर की तरह से इस्तेमाल होने वाली सर्किट को डिजाइन करने में अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। सो हमें यहाँ पे ऐसे एक सर्किट के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करना है कि जिनमें आप यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, और उस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट यहाँ पे एम्पलीफाई किया हुआ मिलेगा। लेकिन वो एम्पलीफाइड आउटपुट यहाँ पे आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ नहीं मिलेगा, इन फेज मिलेगा। मतलब कि जो फेज यहाँ पे इनपुट के सिग्नल में होगा वही फेज आपको यहाँ पे आउटपुट के सिग्नल में ऑब्जर्व करने को मिलेगा। सो आप इन दोनों वीडियोस को कंपेरेटिवली देखिएगा, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का और आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का, जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ऊपर डिपेंडेंट अलग अलग सभी थियरीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिनमें मैंने एक स्पेशली प्लेलिस्ट बनाकर दिया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ऊपर, जिनमें आपको सभी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेंट वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशन से बनने वाला ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो सर्किट का डिजाइन है वो किस तरह से वर्क करता है और इसका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिकल प्रिंसिपल है वो क्या है। तो ये है हमारी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। अब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल, जिनमें ये आपका नेगेटिव टर्मिनल किसे रिप्रेजेंट करता है? इन्वर्टिंग टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये आपका पॉजिटिव साइन से इंट्रोड्यूस होने वाला टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को। और इन दोनों इनपुट टर्मिनल के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ये आपका आउटपुट टर्मिनल मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे हम इनपुट कौन से टर्मिनल के पास से प्रोवाइड करने वाले हैं? तो हम प्रोवाइड करने वाले हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास से। सो हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के पास अपना ये इनपुट सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, और आप ये देख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल में ये हमारा पहला साइकिल पॉजिटिव, ये दूसरा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब कि कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे
पॉजिटिव और नेगेटिव की कंपैरिजन में अपना इनपुट सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है। और जैसे हमने आगे इंट्रोडक्शन में बोला था कि इनपुट सिग्नल यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया गया है, जिस वजह से आपको यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो आउटपुट सिग्नल यहाँ पे एम्पलीफाइड तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बोला है और अलग अलग सभी वीडियोस में भी बोला है कि ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक तौर में एज अ एम्पलीफिकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिस वजह से ये अपने अंदर दिए जाने वाले इनपुट सिग्नल को आउटपुट में एम्पलीफाई करके देगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फिगर में भी ये बातों को रिप्रेजेंट करके दिया है कि यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव की कंपैरिजन में इन दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल को कंपैरेटिवली देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो फेज शिफ्ट है वो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, या फिर यूँ कहिए कि कोई भी फेज शिफ्ट यहाँ पे नहीं है। ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ क्या है, इन फेज है। लेकिन जो दूसरी बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए वो है यहाँ पे एम्पलीफिकेशन के बारे में, कि ये जो आपका इनपुट सिग्नल है इसमें आप यहाँ पे कम एम्पलीट्यूड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब कि ये जो आपके सिग्नल की पीक हाइट है ना वो यहाँ पे कम है, लेकिन उस पीक हाइट के कंपैरिजन में आपके इस आउटपुट सिग्नल की जो पीक हाइट है वो यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हुआ है और एम्पलीफिकेशन यहाँ पे होने भी वाला है, क्योंकि ये आपका ओप एम्प असल में किन से बना हुआ है, अलग अलग ट्रांजिस्टर्स की वजह से। मतलब कि यहाँ पे जो दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ 100% सिमिलर होते हैं, जिस वजह से आप यहाँ पे दो सर्किट के पोर्शन को एक दूसरे की मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। सो आइडेंटिकल कंपोनेंट्स होने की वजह से आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एज अ एक्टिव कंपोनेंट कंसीडर करते हैं और उस एक्टिव कंपोनेंट की वजह से आपको यहाँ पे एम्पलीफिकेशन मिलने वाला है। और दूसरी बात कि जैसे हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की कंपैरिजन को समझाया, एक बात आप ये भी नोटिस कर लीजिए कि ये जो आपकी सर्किट है ना वो सर्किट यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की है। मतलब कि आपको यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में प्रोवाइड करना है, और साथ में जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उस नेगेटिव टर्मिनल को एज अ डेफिनेशन, एज अ बेसिक प्रिंसिपल क्या करना होगा, इसे करना होगा ग्राउंड। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि अगर हम आउटपुट के सिग्नल्स को इनपुट में अगर हम रिपीट कर पाते हैं तो इस रिपीटेशन की वजह से, या फिर यूं कहिए फीडबैक की वजह से, हम इसे क्या बोलते हैं, फीडबैक। सो फीडबैक की वजह से अगर हम यहाँ पे आउटपुट के सिग्नल को फिर से इनपुट में रिपीट कर पाते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि ये हमारा इनपुट सिग्नल जैसे ही हमें आउटपुट में मिलेगा तो ये मोर एंड मोर एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट में मिलेगा। सो इस वजह से हमने यहाँ पे फीडबैक का लूप भी प्रिपेयर किया है। सो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे आउटपुट में मिलने वाले करंट को, या फिर यूँ कहिए आउटपुट में मिलने वाले सिग्नल के थोड़े से पोर्शन को हम यहाँ पे एक फीडबैक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे फिर से इनपुट में क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पे एक फीडबैक की तरह से एक फीडबैक लूप प्रिपेयर होगा। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि अगर एक टर्मिनल में इनपुट प्रोवाइड किया जाता है तो दूसरे टर्मिनल को आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे इनपुट टर्मिनल को आपको यहाँ पे ग्राउंड करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे इस इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल को फीडबैक लूप तो प्रोवाइड करते ही है, लेकिन साथ में आप यहाँ पे इसे ग्राउंड भी करते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, या फिर यूँ कहिए बेसिक सर्किट की नीड है, जो हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इंट्रोडक्टरी वीडियोस में या फिर उसके वर्किंग के, कंस्ट्रक्शन के और इसकी डिजाइनिंग के इंट्रोडक्टरी वीडियोस में ये बातों को अच्छी तरह से मेंशन किया था कि यहाँ पे इसे ग्राउंड करने की रिक्वायरमेंट क्या है। सो हम यहाँ पे इस यूज नहीं होने वाले इस इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करते हैं, फीडबैक लूप तो प्रोवाइड कर ही देते हैं, लेकिन साथ में उस टर्मिनल को ग्राउंड भी करते हैं। सो क्या होगा कि ये जो आउटपुट में आने वाला करंट है, ये आउटपुट में आने वाला करंट यहाँ पे फीडबैक लूप में कुछ इस तरह से फीडबैक करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फीडबैक करंट कुछ इस तरह से यहाँ पे इनपुट की ओर क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। और इस एक्स पॉइंट को हमने क्या किया था, हमने इसे बोला था समिंग पॉइंट बोला था। ये एक्स पॉइंट हमारा क्या है, समिंग पॉइंट है। सो यहाँ पे ये आपका फीडबैक करंट कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा। ये समिंग पॉइंट के पास यहाँ पे आकर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई
और IF दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। और ये आपका फीडबैक करंट कुछ इस तरह से आगे जाकर ये यहाँ पे आपका इनपुट करंट जो कि कहाँ से पास आउट होता है, R1 रजिस्टर में से पास आउट होता है, वो यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। सो यहाँ पे आप इन दोनों अलग अलग करंट्स की डायरेक्शन को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे इस वर्चुअली ग्राउंड पॉइंट या फिर यूं कहिए समिंग पॉइंट एक्स को भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को भी सर्किट में अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर दिया है। और ये हमने बता दिया कि अगर एक टर्मिनल आपका इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है तो दूसरा टर्मिनल यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए। सो इन सभी बातों को हमने यहाँ पे सर्किट में ऑब्जर्व कर लिया है, नोटिस कर लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया गया है। सो रीड करते हैं इस डिस्क्रिप्शन को। फिगर शोज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो ये हमारी फिगर हमें ये नोटिस करके दे रही है कि आपका ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करते हुए किस तरह से सर्किट को डिजाइन कर सकता है। फिर देखिए द इनपुट वोल्टेज V2। अब देखिए ये हमारा जो दूसरा टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे हमने क्या बोला है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो इसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है एज अ V2 वोल्टेज, क्योंकि हमने यहाँ पे ये इस नेगेटिव टर्मिनल को, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने यहाँ पे रजिस्टर R1, करंट II या फिर यू कहिए I1, आगे की सर्किट में हम इसे क्या बोलेंगे, I1, जो कि हम यहाँ पे अभी बोल रहे हैं I। सो ये I1 और ये R1, तो इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे ग्राउंडेड वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, V1। सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के लिए V1 वोल्टेज को नोटिस कर लिया है। सो इस वजह से हम यहाँ पे हमारे एक्चुअल इनपुट वोल्टेज, क्योंकि ये एक्चुअल इनपुट वोल्टेज में इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिसे हम यहाँ पे एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं वो है हमारा ये सिग्नल। सो इस वजह से हम इसे इनपुट वोल्टेज को V2 बोलते हैं, जो हमारा है एक्चुअल इनपुट वोल्टेज, कि जिसे हमें यहाँ पे एम्पलीफाई करके आउटपुट में यहाँ पे इसे फाइंड आउट करना है। सो the input voltage V2 is applied at the non-inverting terminal, hence it is known as non-inverting amplifier. So हमारा इनपुट सिग्नल यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के पास या फिर यूं कहिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास प्रोवाइड किया गया है, जिस वजह से आप इस एम्पलीफायर सर्किट को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। फिर देखिए द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज VO, मतलब कि ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज का लेवल VO, जो कि हमें यहाँ पे एम्पलीफाई होकर मिल रहा है। द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज VO इज सेम एज दैट ऑफ द इनपुट वोल्टेज V2। सो ये हमने आगे भी बोला था कि ये हमें यहाँ पे इन फेज मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारा जो टर्मिनल है वो टर्मिनल कैसा है, नॉन इन्वर्टिंग है। फिर देखिए for an op-amp, no current flows into the input and V1 is always equal to the V2। सो यहाँ पे हम इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स के वोल्टेज को इक्वल कंसीडर करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट इनपुट टर्मिनल में प्रोवाइड नहीं होने वाला है। सो इन सभी बातों को हम प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे, मतलब कि पैरामीटर्स जो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में होते हैं उन सभी में भी बात करेंगे। लेकिन इन सभी टर्म्स के बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशंस हमारे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सर्किट के वीडियोज में भी देख चुके हैं, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन का, वर्किंग का और बेसिक टर्म्स का जो वीडियोस था ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में, उन सभी में भी हम इन सभी बातों को डिस्कस कर चुके हैं कि किस वजह से ये आपका एक्स पॉइंट, इसे हम बोलते हैं कि ये आपका वर्चुअली ग्राउंडेड पॉइंट है, या फिर हम इसे बोलते हैं कि ये समिंग पॉइंट है। तो उन सभी बातों के बारे में जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी हमने वही बातों को मेंशन किया था या फिर उसे एज अ रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, जिस वजह से आप यहाँ पे V1 और V2 को इक्वली कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वर्चुअली ग्राउंडेड पॉइंट एट X। तो ये हमारा पॉइंट X क्या है, वर्चुअली ग्राउंड पॉइंट है। सो हमने यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट के इंट्रोडक्शन में वही बातें मेंशन की कि किस तरह से ये सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन होती है, किस तरह से इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, और इनपुट के कंपैरिजन में आपको आउटपुट में कोई भी इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता है। सो चलिए यहाँ पे दूसरी स्लाइड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमने
इन सभी सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशंस को वहां पे डिफाइन करने की कोशिश की है और उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो जो आगे हमारी सर्किट थी उस सर्किट को हमने यहाँ पे कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिस वजह से इस सर्किट को हमें समझने में आसानी रहे। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे इस सर्किट को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशंस के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें इसे ऑर्डिनरी एम्पलीफायर के सर्किट के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जिस वजह से हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें हमें पोटेंशियल डिवाइडर बायस किस तरह से नजर आ सकता है। सो ये हमारा ऑर्डिनरी जो सर्किट का डायग्राम था, उस डायग्राम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, 90 डिग्री के साथ इसे हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। सो देखिए, ये था आपका पॉजिटिव टर्मिनल जिसमें आप यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे। ये आपका आउटपुट टर्मिनल जहां से आपने इसे फीडबैक लेकर इसे अपने नेगेटिव टर्मिनल में क्या कर दिया है, इनपुट कर दिया है। और उस नेगेटिव टर्मिनल को आपने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है और आउटपुट आपने यहाँ पे लिया है, जो आउटपुट आप यहाँ पे एक ग्राउंडेड टर्मिनल और दूसरे आपके ऑर्डिनरी आउटपुट टर्मिनल, इन दोनों के बीच में आप इसे एज अ आउटपुट कंसीडर करते हैं। सो इस फिगर में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अगर चेंज किया भी है तो वो क्या है, सर्किट के इस डायग्राम को हमने यहाँ पे 90 डिग्री ओरिएंटेशन दे दिया है। सो आप यहाँ पे इन दोनों करंट की डायरेक्शन को कंसीडर कीजिए। ये दोनों करंट क्या है, ग्राउंडेड की ओर यहाँ पे ये फ्लो कर रहे हैं। और जैसे हमने आगे बोला था और वही बात को हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं, ड्यू टू दिस वर्चुअली ग्राउंड पॉइंट एट एक्स, मतलब कि इस एक्स पॉइंट के पास जिसे हमने क्या कंसीडर किया है, वर्चुअली ग्राउंड कंसीडर किया है। सो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ पे इनपुट में नहीं जाने वाला है, जिस वजह से जो यहाँ पे फीडबैक करंट का अमाउंट होगा वही करंट का अमाउंट यहाँ पे x में से पास होते हुए यहाँ पे आपको R1 में से पास होता हुआ नजर आएगा। मतलब कि यहाँ पे मैं इसे I या फिर मैं इसे I1 भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये R1 रजिस्टर में से पास आउट होने वाला है, जिस वजह से मैं इसे क्या बोल सकता हूं, I1 भी बोल सकता हूं। सो यहाँ पे जो करंट का अमाउंट यहाँ पे फीडबैक के फॉर्म में होगा वही करंट का अमाउंट यहाँ पे I या फिर यूं कहिए I1 के फॉर्म में भी होगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉइंट के पास से जो ये टर्मिनल यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है ओपेम में, उसमें कोई भी करंट का फ्लो यहाँ पे नहीं होने वाला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यू टू दिस वर्चुअली ग्राउंडेड एट पॉइंट एक्स रजिस्टर RF एंड RI फ्रॉम अ सिंपल पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क अक्रॉस द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज शोन इन द फिगर। सो यहाँ पे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो आपका RF है और आपका R1 है, वो यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के सर्किट में जिस तरह से हम इसे R1 और R2 कंसीडर करते थे और यहाँ पे बेस में हम अपने इस कैपेसिटर को, जिसे हम क्या बोलते थे, Cin, और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते थे, AC सिग्नल को प्रोवाइड करते थे। सो जैसे हम यहाँ पे ओपेम के बजाय वहाँ पे एक ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते थे और ये आपका जो टर्मिनल है वो टर्मिनल यहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ होता था, बेस के साथ, और उस ऊपर के रेजिस्टर को हम बोलते थे R1 और इस नीचे का रेजिस्टर को हम बोलते थे R2। सो इस सिचुएशन को आप यहाँ पे बोलते थे पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क। सो यहाँ पे भी आप इन दोनों रेजिस्टर को RF और R1 को पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क की तरह से ही इसे क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और इसी वजह से आपको यहाँ पे इस पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क की वजह से ये इक्वेशन मिलेगा, जिसे आप बोल सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस RF इंटू VO। सो ये यहाँ पे V1 क्या है, V1 यहाँ पे इस R1 रजिस्टर और इस आपके I1 रजिस्टर, सॉरी I1 करंट, R1 रजिस्टर और I1 करंट, इन दोनों की वजह से जो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, जो वोल्टेज यहाँ पे आप इस इन्वर्टिंग टर्मिनल में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वोल्टेज का अमाउंट यहाँ पे आपको V1 के फॉर्म में दिया गया है। ये आपका R1 रजिस्टर जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये आपका RF रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये आपका VO मतलब कि ये आपका आउटपुट वोल्टेज जो कि आप यहाँ पे आपके ऑर्डिनरी आउटपुट टर्मिनल और इस ग्राउंडेड टर्मिनल, इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। सो इन दो सभी के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है, वो रिलेशन यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बायस नेटवर्क की वजह से आपको यहाँ पे मिल रहा है।
सो मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरह से हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे डिटरमाइन किया। सो इस इक्वेशन को यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए आप इस स्लाइड को ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए ये वही हमारी सर्किट है जो सर्किट हमने आगे की उस स्लाइड में देखा था कि ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, आउटपुट, ये आपका फीडबैक रजिस्टर, ये आपका R1 रजिस्टर, और यहाँ पे ये दोनों करंट IF और ये आपका I1। तो मैंने वहीं पे आपको बोला था कि ये हम यहाँ पे I लिखे या फिर I1 लिखे, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम यहाँ पे 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि रजिस्टर को हमने यहाँ पे R1 कंसीडर किया है। अब देखिए, दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर बायस फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर बायस है हमारे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। फीडबैक आउटपुट वोल्टेज इज प्रोवाइडेड टू RF एंड R1 लूप। तो ये हमारा जो RF और R1 से बनने वाला ये जो लूप है ना, इस लूप में हमने यहाँ पे फीडबैक को प्रोवाइड किया है, जिस वजह से आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका वर्चुअल ग्राउंडेड पॉइंट X है ना, वो यहाँ पे किसी भी करंट को यहाँ पे नेगेटिव इनपुट टर्मिनल में अलाउ नहीं कर सकता है। सो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि ये आपका फीडबैक करंट डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, इस R1 रजिस्टर में एज अ I1 करंट के फॉर्म में चला जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस IF इज इक्वल्स टू I1। सो यहाँ पे ये आपका फीडबैक करंट और ये आपका I1 मतलब कि रजिस्टर R1 में से पास आउट होने वाला करंट, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे हमने IF इज इक्वल्स टू I1 लिखा। दूसरी बात कि आउटपुट में से प्रोवाइड होने वाला ये जो पूरा का पूरा आउटपुट का वोल्टेज है ना, वो आउटपुट का वोल्टेज यहाँ पे थोड़े अमाउंट में RF के ऊपर ड्रॉप होगा और थोड़े अमाउंट में यहाँ पे R1 के ऊपर ड्रॉप होगा, क्योंकि RF और R1 एक दूसरे के साथ यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे X पॉइंट के पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है। सो आप RF और R1 इन दोनों को आप यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज VF मतलब कि RF के ऊपर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, VF, और यहाँ पे R1 के ऊपर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, V1। सो यहाँ पे आप इस आउटपुट के वोल्टेज को VF प्लस V1 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये आपका आउटपुट का वोल्टेज थोड़े अमाउंट में यहाँ पे और थोड़े अमाउंट में यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। सो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा उसे आप बोलेंगे VF और यहाँ पे जो ड्रॉप होगा उसे आप बोलेंगे V1। सो इन दोनों के समेशन के फॉर्म में हम यहाँ पे आउटपुट के वोल्ट को लिख सकते हैं। इस VF को अगर मैं यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस दोनों को इस्तेमाल करके लिखना चाहता हूँ तो ये लिखा जाएगा IF इंटू RF। ये V1 यहाँ पे लिखा जाएगा I1 इंटू R1। सो यहाँ पे ये है I1 इंटू R1। और जैसे हमने बोला था कि IF और I1 ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पे हम इन इक्वेशंस में से I1 को यहाँ पे कॉमनली ले सकते हैं और ब्रैकेट में क्या बच के निकलेगा, RF प्लस R1। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसमें से हम यहाँ पे I1 को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे I1 का इक्वेशन मिलेगा। ये I1 इज इक्वल्स टू बनेगा VO अपॉन ये आपका ब्रैकेट RF प्लस R1। सो ये आपका I1 करंट या फिर यू कहिए IF करंट मतलब कि फीडबैक करंट या फिर ये आपका इनपुट का I1 करंट, ये इसका इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, VO अपॉन RF प्लस R1। सो पोटेंशियल ऑन द R1 मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ R1 रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये पोटेंशियल क्या बन के आएगा, देखिए तो ये पोटेंशियल यहाँ पे बन के आएगा V1। सो V1 को अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या होगा, I1 इंटू R1। सो V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। सो यहाँ पे I1 की वैल्यू आपके पास इस इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में है। सो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे I1 के रिप्लेसमेंट में लिखता हूँ तो ये क्या बन के आएगा, R1 अपॉन RF प्लस R1 इंटू VO। ये किसके इक्वल में है, ये है इक्वल्स टू द V1। सो इसी इक्वेशन को मैंने डायरेक्टली वहाँ पे आपको उस स्लाइड में वहाँ पे बताया था
कि ये V1 वोल्टेज यहाँ पे R1 रजिस्टर और RF रजिस्टर के इस फैक्टर के साथ साथ में यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के साथ में किस तरह से कोरिलेटेड है। सो इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे डिराइव किया। डेरिवेशन किस तरह से लिया, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था फीडबैक आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बायस के नेटवर्क में, और कुछ इसी तरह से हमने यहाँ पे करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट इन सभी टर्म्स को सर्किट को ऑब्जर्व करते हुए लिखा। और यहाँ पे हमने I1 करंट को यहाँ पे स्पेसिफाई किया, और I1 करंट को स्पेसिफाई करने के बाद हमने यहाँ पे V1 वोल्टेज को लिखने की कोशिश की, और इस V1 वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को डिटरमाइन किया। सो आई होप कि यहाँ पे आपको इस इक्वेशन का जो सिंप्लीफिकेशन था वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। वापिस हम चलते हैं उसी स्लाइड के ऊपर जहां से हमने इस आखिर के इक्वेशन को डिराइव करने की प्रोसीजर को अधूरा छोड़ा था। सो यहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि ये जो आपका पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क का जो ये इक्वेशन है वो इक्वेशन किस तरह से डिराइव हो सकता है। अब देखिए, हम यहाँ पे वर्चुअली ग्राउंडेड पॉइंट या फिर यूं कहिए समिंग पॉइंट एक्स को कंसीडर करते हैं। सो समिंग पॉइंट एक्स मतलब कि इस पॉइंट के पास कौन सी सिचुएशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका इनपुट वोल्टेज यहाँ पे V1 के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यूं कहिए कि V1 वोल्टेज को आप यहाँ पे इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो आपका V1 वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ना, वही यहाँ पे इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई होगा। सो इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे V1 को एज अ V इन लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे के डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे दोनों इनपुट टर्मिनल में कोई भी करंट ना फ्लो होने की वजह से आप यहाँ पे V1 और V2 दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वली कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो आपका एक्चुअल में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है ना, यहाँ पे इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास से, उसका वोल्टेज यहाँ पे V2 होगा। लेकिन जैसे हमने वहाँ पे भी क्लैरिफाई किया था, वहाँ पे भी हमने उसे डिस्क्राइब किया था कि V2 वोल्टेज मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में से प्रोवाइड किया जाने वाला वोल्टेज, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में प्रोवाइड किए जाने वोल्टेज V1, इन दोनों को आप यहाँ पे इक्वली कंसीडर कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बायस में जो ये V1 डिटरमाइन किया है वो असल में क्या है, V2 ही है, और ये V2 को हमने क्या बोला है, इनपुट सिग्नल। सो आप यहाँ पे इसे V इन भी बोल सकते हैं। सो हमने यहाँ पे कौन सी चेन इस्तेमाल की, पहले तो हमने V1 को बोला कि ये क्या है, V2, और V2 असल में हमारा क्या है, इनपुट है। सो हम यहाँ पे V इन को यहाँ पे V1 के रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसी इक्वेशन में मतलब कि पोटेंशियल डिवाइडर बायस के इस इक्वेशन में V1 के रिप्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, V इन। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई होकर आपके सामने आएगा। ये आपका V1 यहाँ पे बन जाएगा V इन। फिर देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस VO को इस V इन के डिनोमिनेटर में लिखने की कोशिश करते हैं। सो ये क्या होगा, ये आपका VO यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। सो ये फैक्टर क्या बन के आएगा, V इन अपॉन VO इज इक्वल्स टू ये आपका रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट टर्म, ये क्या है, R1 अपॉन R1 प्लस RF। फिर देखिए हमें यहाँ पे जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, VO अपॉन V इन की है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो टर्म क्या है, V इन अपॉन VO। सो हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को यहाँ पे दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को हम बना देते हैं डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को बना देते हैं न्यूमरेटर। सो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने की वजह से हमें यहाँ पे टर्म मिलेगी VO अपॉन V इन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी इस टर्म में भी चेंज आएगा और ये टर्म बनेगी R1 प्लस RF अपॉन R1। सो यहाँ पे क्या होगा, VO अपॉन V इन को हम लिख सकते हैं AV। सो ये AV क्या है, ये है हमारा वोल्टेज गेन, क्योंकि वोल्टेज गेन को हम क्या लिख सकते हैं, V एज अ सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, और गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो जिस तरह से हम यहाँ पे पावर गेन AP, वोल्टेज गेन AV, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो ये तो हमारा वोल्टेज गेन का बेसिक डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म है VO अपॉन V इन। सो इस टर्म को लिखते हैं हम AV। सो ये आपका AV इज इक्वल्स टू VO अपॉन V इन, ये क्या बन के आएगा, R1 प्लस RF अपॉन R1। सो अगर मैं यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को मतलब कि R1 को न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के अंडर में इसे सेपरेटली प्रोवाइड करता हूं तो क्या बन के आएगा, देखिए ये यहाँ पे R1 अपॉन R1
प्लस आर एफ अपॉन आर वन, कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए आर वन अपॉन आर वन मतलब कि इक्वल टर्म्स का यहाँ पे रेशियो क्या होता है, 1, प्लस ये आपका आर एफ प्लस आर वन, ये कुछ इसी तरह से लिखा जाएगा आर एफ अपॉन आर वन। सो यहाँ पे आपको ये फैक्टर मिल रहा है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इस स्लाइड में हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, क्या डिटरमाइन किया, ये थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। इस सर्किट को हमने यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब कि यूँ कहिए कि हमारे जो देखने के नज़रिए थे उस देखने के नज़रिए में हमने थोड़ा सा चेंज किया। जो सर्किट वहाँ पे आगे हॉरिजॉन्टली थी उसे हमने यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ किया, मतलब कि 90 डिग्री का थोड़ा सा इसे रोटेशन दे दिया। सो इस वजह से हमने यहाँ पे नोट किया कि आर एफ और आर वन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क में कनेक्टेड है। सो इस वजह से हमने यहाँ पे V1 वन इज इक्वल्स टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ इंटू वी ओ, ये इक्वेशन यहाँ पे डिटरमाइन किया, जिसे हमने किस तरह से सिंप्लीफाई होके ये मिला है, ये बात को वेरीफाई करने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैंने आपको एक रफ स्लाइड भी दिखाई। फिर हमने यहाँ पे वर्चुअली ग्राउंडेड पॉइंट के पास अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन का जो बेस है उस बेस को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों में प्रोवाइड किए जाने वाले वोल्टेज V1 और V2 ये दोनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे V2 ये हमारा असल में क्या है, एक्चुअल हमारा इनपुट सिग्नल है। सो अगर मैं यहाँ पे V2 लिखूँ या फिर V1 लिखूँ, इन दोनों को मैं इनपुट वोल्टेज बोल सकता हूँ। सो मैं अपने इस इक्वेशन में V1 के रिप्लेसमेंट में Vin लिखता हूँ, बाद में Vin और Vo मतलब कि इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज के रेशियो को कंसीडर करता हूँ, और इस रेशियो के ऊपर मैं यहाँ पे वोल्टेज के गेन को लिखकर ये इक्वेशन डिटरमाइन करता हूँ। तो ये हमारा आखिरी इक्वेशन क्या है, आखिरी इक्वेशन ये है AV इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, और ये हमारा आर एफ अपॉन आर वन असल में क्या है, के है, जिसे हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। ये हमारा के फैक्टर क्या है, असल में रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। फीडबैक रेजिस्टर अपॉन इनपुट रेजिस्टर, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टर क्या है, R1 है। सो इस वजह से फीडबैक रेजिस्टर और इनपुट रेजिस्टर इन दोनों के फैक्टर को हम बोलते हैं के। सो आगे की स्लाइड में हम यही मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं। यहाँ पे RF और R1 इन दोनों के फैक्टर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, X के रिप्लेसमेंट में। सो चलिए देखते हैं कि आगे की स्लाइड में हम इस मॉडिफिकेशन को देखते हुए किस रिजल्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन इट इज सीन दैट द ओवरऑल लूप गेन ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, मतलब कि यूनिटी। सो ये आपका जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो ये लूप गेन है ना, लूप गेन मतलब कि ये फीडबैक लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे ये जो इनपुट का पूरा लूप प्रिपेयर किया है ना, इस लूप का गेन। सो ये गेन यहाँ पे मोर देन 1, ऑलवेज ये क्या रहेगा, मोर देन 1 ही रहेगा। किस तरह से ये मोर देन 1 रहता है, तो देखिए उसी लास्ट इक्वेशन को आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए। सो लास्ट इक्वेशन में क्या था, VO अपॉन Vin, मतलब कि इसे हमने बोला था AV वोल्टेज गेन। सो ये आपका VO अपॉन Vin इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1। सो अगर मैं यहाँ पे VO मतलब कि डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, सो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, ये स्पेसिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इनपुट वोल्टेज के टर्म को यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, और ये ब्रैकेट हमारा 1 प्लस RF अपॉन R1 एज इट इज है। और जैसे मैंने आपको आगे बोला था कि RF अपॉन R1 ये है आपका रजिस्टर का फैक्टर, जिसे आप क्या बोलते हैं, के फैक्टर बोलते हैं। सो यहाँ पे इस टर्म के रिप्लेसमेंट में मैं लिखूंगा के। सो इक्वेशन क्या बन के आया, VO मतलब कि आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ Vin विथ 1 प्लस के, मतलब कि आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे इनपुट वोल्टेज के साथ एक टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके इक्वल में आएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन की टर्म क्या है, 1 प्लस के। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस के, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं। सो ये ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस के। अब कंसीडर कीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर, मतलब कि आपने फीडबैक रजिस्टर 0 कर दिया,
मतलब कि आपने यहाँ पे कोई भी फीडबैक रजिस्टर इस्तेमाल नहीं किया है, आपने डायरेक्टली इसे शॉक करते हुए, मतलब कि रजिस्टर को यहाँ से हटाकर डायरेक्टली एक टर्मिनल को आपने यहाँ पे वर्चुअली ग्राउंडेड पॉइंट एक्स के पास कनेक्ट कर दिया है। सो क्या होगा, यहाँ पे आर एफ जीरो होने के कारण ये आपका के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो के जीरो होने के कारण आप अगर यहाँ पे 1 प्लस के इज इक्वल टू लिखते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस जीरो होगा, क्योंकि के यहाँ पे क्या है, जीरो। सो यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के साथ डायरेक्टली 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे आप जो मिनिमम वैल्यू के की ले सकते हैं, वो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो सकती है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीरो हो सकती है। अब यहाँ पे कोई ये मत सोचिएगा कि ये के की वैल्यू किसी हद में नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव तो तभी होगी अगर आपके रेजिस्टेंस नेगेटिव होंगे। सो इन रियलिटी कभी भी रेजिस्टेंस तो नेगेटिव तो होने से ही रहे। सो रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होंगे मतलब कि के कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो के की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जीरो होने के कारण आप यहाँ पे के को अगर कैंसिल कर देते हैं तो भी आपका आउटपुट वोल्टेज मिनिमम वैल्यू में इनपुट वोल्टेज के इक्वल में आएगा। यहाँ पे कोई भी सिग्नल का लॉस कभी भी नहीं होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे इनपुट में 2 वोल्ट का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो ये आउटपुट में मिनिमम वोल्ट के लेवल के ऊपर आपको क्या मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा। इनसे कम ये कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे के को कुछ ज्यादा वैल्यू में कंसीडर करवाते हैं, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे आर एफ और R1 के रेशियो को अगर आपने यहाँ पे 1000 मेंटेन किया है, सो इस वजह से आप यहाँ पे पूरे के पूरे ब्रैकेट को 1 प्लस 1000, मतलब कि 1 को आप 1000 की कंपैरिजन में निग्लेक्ट करके इसे आप डायरेक्टली 1000 कंसीडर कर सकते हैं। सो इस सिचुएशन में आपका आउटपुट यहाँ पे इनपुट के मल्टीप्लीकेशन को क्या बना देगा, 1000 टाइम बना देगा। सो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ये आपका जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, वो कभी भी आपको इनपुट सिग्नल को आउटपुट की कंपैरिजन में लॉस नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इनपुट सिग्नल जो आउटपुट सिग्नल बनाकर देने वाला है, वो आउटपुट सिग्नल यहाँ पे कभी भी इनपुट के कंपैरिजन में कम नहीं हो सकता है। ये इस तरह से लिखा जाता है, VO ग्रेटर देन और इक्वल टू वी इन, मतलब कि मिनिमम सिचुएशन में ये आपका आउटपुट सिग्नल इनपुट के साथ इक्वल हो सकता है लेकिन कभी भी लेस नहीं होगा। सो ये था हमारा इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट इस इक्वेशन का कंक्लूजन। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन इट इज सेन दैट द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू द इनपुट मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट 1 प्लस के। सो ये आपका 1 प्लस के वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा। ये ऑलवेज क्या रहेगा, 1 से ज्यादा, या फिर यूं कहिए मिनिमम वैल्यू में ये 1 रहेगा। फिर देखिए इस पूरे के पूरे लेक्चर की आखिरी स्लाइड को, जिसमें हम यहाँ पे कंक्लूजन को लिखने वाले हैं। सो ये है हमारा कंक्लूजन का स्टेटमेंट, जिसमें हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट के लिए की स्टेटमेंट दिया है कि ये इक्वेशन हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। सो देखिए यहाँ पे, तो द सर्किट यूज द नेगेटिव फीडबैक इट गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द इनपुट मल्टीप्लाइड बाय द पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब कि ये जो आपका आउटपुट है ना, वो असल में इनपुट के साथ इस पॉजिटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके इक्वल में आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आखिर में देखिए, देयरफॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज ऑल्सो नोन एज द पॉजिटिव स्केलर, मतलब कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है, जिस वजह से आपको यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल जिस फेज में प्रोवाइड किया जाता है, उसी फेज में आपको यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिलता है, जिस वजह से आपने इसे क्या बोला है, पॉजिटिव स्केलर। मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट आपको यहाँ पे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल इन दोनों के फेज को चेंज करता हुआ नहीं मिलेगा। वरना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वो इनपुट आपको यहाँ पे आउटपुट में एम्पलीफाइड तो मिलता है, लेकिन वो एम्पलीफिकेशन यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ मिलता है। सो इसका मतलब यही होना चाहिए कि जो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया था, वो फैक्टर वहाँ पे
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में ये फैक्टर यहाँ पे पॉजिटिव साबित होता है। क्यों पॉजिटिव साबित होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है उस इनपुट सिग्नल के कंपैरिजन में जो आउटपुट सिग्नल आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आउटपुट सिग्नल आपको यहाँ पे इन फेज मिल रहा है। सो ये था हमारा इस पूरे के पूरे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का कंक्लूजन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन गुड बाय। और अगर आप कुछ इसी तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ऊपर डिपेंडेंट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए जिनमें मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ऊपर डिपेंडेंट सभी वीडियोस को वहां पे दे रखा है। कुछ इसी तरह से फूरियर सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट वीडियोस को भी मैंने बनाया है और उसके साथ साथ मैंने डिराक डेल्टा फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट वीडियोस को भी बनाया है। सो इन सभी वीडियोस को आप यहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।